चलिए रुक करते हैं आज की इस बड़ी खबर का, आज के चर्चा के विषय का। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए, आतंक के आका पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंद की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसे पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय फाइटर विमानों और ड्रोन्स ने आतंकिस्तान की धरती पर जो बम गिराए उसके पाकिस्तान की जो है चूल्हें हिल गईं। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सिर्फ आसमानी बमों से जलजला लाया है। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बम चलाया है कि पाकिस्तान की सांसें थम गई हैं। वाटर बम यानी कि पानी का बम, वो बिन पानी मर रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक हालात किस तरह के हैं ये तो वहां से आने वाली खबरों से ही जाना जा सकता है। एक तरफ बलूचिस्तान में जो आजादी का आंदोलन चल रहा है वो सीमाई इलाकों में अशांति की वजह बना हुआ है। इसके अलावा सिंध में भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर हंगामा जो है मचा हुआ है, जिससे हिंसक जो है लोग हो गए हिंसक, हिंसा भड़क गई है। शहबाज शरीफ भारत को लेकर कितने भी दावा कर लें फिर भी उनके आंतरिक हालात की पोल खुल ही जाती है। अलग अलग हिस्सों में होने वाली आगजनी और बमबारी की घटनाएं कम ही नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। सिंध में पानी के विवाद को लेकर जो हिंसा भड़की थी इतना तूल पकड़ गई कि गुस्साई भीड़ ने सिंध के गृह मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया था, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि लोग सरकार के प्रोजेक्ट्स के विरोध में न केवल सड़कों पर उतर रहे हैं, साथ ही ये विरोध पहले से ज्यादा उग्र हो रहे हैं। यानी भारत का वाटर बम हर दिन पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा रहा है। सिंध और चिनाब नदियां पाकिस्तान में सूख गई हैं। सोचिए, सूख गई हैं वहां पर जो नदियां हैं। अब किस तरीके से पाकिस्तान में सूख गई नदियां, और आपको दो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कैसे हालात है पाकिस्तान में। जून में जल से जलजला आ जाएगा, ऐसी परेशानी वहां पर हो जाएगी कि वो उसको बर्दाश्त नहीं। ये देखिए, ये नदी का बेस है, उनका फ्लोर है। देखिए वहां पर लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे कभी पानी था ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा कीचड़, थोड़ा सा पानी। ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान के नदियों की। वहां की हालत ये हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने क्या किया, हमने अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, हेल्ड इन अबेंस कर दिया। यानी कि ऐसा हेल्ड इन अबेंस किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, वहां के जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने भारत में आतंकवाद मचाया है, जो जिम्मेदार हैं, हमने डॉजियर्स दिए हैं, हमने कहा है कि हमें उनको सौंपा जाए। वो नहीं सौंपेगा तब तक ये हेल्ड इन अबेंस रहेगा। मैं चाहूंगा अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी राय क्या है। इस वक्त हमारे तमाम मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्वागत करना चाहूंगा, मेरे साथ मेजर जनरल माथुर साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जय हिंद, आप हमारे साथ हैं माथुर साहब। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। जैन सर, आपका भी शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। जैन सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं। जैन सर, आपका भी शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। अब बात बॉम्ब की हो रही है तो पहले मिलिट्री पर्सपेक्टिव यहां पर ले लिया जाए। और एयरफोर्स ने तो काम जो करके दिखाया उसकी तारीफ लगातार होती रहती है। तो देवनाथ जी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं कि भाई जो एयरफोर्स ने किया और जो आर्मी ने किया, जो मिसाइल मारे, लेकिन ये जो वाटर बॉम्ब है ये बहुत लंबा है, ये तो एकदम रेडियो एक्टिव होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रेडिएशन होती है फैलती जाती है, ये सूखा जो फैलता जाता है पाकिस्तान में फैल रहा है। और रो रहे हैं वहां पर मंत्री, वो कह रहे हैं कि जल्द कुछ नहीं किया तो हम मर जाएंगे। शिवम जी, आपने सही व्यक्ति को चुना है। मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाता था। और आपको एक मजे की चीज बता देता हूँ, सीक्रेट भी नहीं है। वाटर बॉम्ब के बारे में सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने सोचा था। अच्छा। हमारी ये स्क्वाड्रन में जो वॉर प्लान था कि पहले दिन पहले घंटे क्या करना है, पहले दिन तीसरे घंटे क्या करना है, ऐसे पूरा फोल्डर बना होता है। उसमें हमारे स्क्वाड्रन के 8 जहाजों का मिशन था। पहले दिन छठे घंटे में ये 8 जहाज जाएंगे और उनके यहाँ एक नदी है, सक्कर बैराज। सक्कर के पास जो नदी है इंडस का, उन्होंने एक बैराज बनाया हुआ था उसके ऊपर। मैं आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे स्क्वाड्रन के वॉर प्लान में था कि ये 8 जहाज किस तरह से उस बैराज को जाके बॉम्बिंग करके ध्वस्त करेंगे, बिल्कुल, ताकि पूरे सिंध में बाढ़ आ जाए। अच्छा।
चीन में बाढ़ आ जाएगी और ऊपर की तरफ पंजाब की तरफ पानी कम हो जाएगा, क्योंकि जितने डाइवर्जन कैनल हैं उनमें और पानी नहीं जा पाएगा। ये मैं आज से 20 साल 30 साल पहले उनका पानी एक जगह वहां पर आप सुखा के मारेंगे, एक जगह भिगा के मारेंगे, बिल्कुल एक जगह डुबा के मारेंगे। तो ये एयरफोर्स की प्लानिंग थी। अच्छा, बताइए बताइए। इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, आज से 30 साल 20 साल पहले की, सीक्रेट नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसको बढ़ाते 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 ही शायद आज हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि देश जानता है कि दुश्मन देश का पानी बंद कर दो जब सूखा पड़ता है, यानी मई और जून में, और जब जुलाई से मानसून शुरू हो जाएंगे तो दुश्मन देश में सारे हम गेट खोल देंगे, बाढ़ आ जाएगी, वहां डबल बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस शस्त्र, इस हथियार का इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान पर खासा दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये बहुत बेहतरीन किया जा रहा है। चलिए बाकी मेहमानों पर भी चलता हूं, और भी मेहमान जो मेरे साथ इस वक्त हैं। देवनाथ जी की राय को मैंने यहां पर लिया, लेकिन अब चलिए कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बड़े बेहतरीन ढंग से पहले बताया था कि भाई ये नदी यहां से जाती है, उसको ऐसे बर्बाद करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट अगर वहां के संसद में अगर ये बातें सामने आ रही हैं, विरोध विपक्षी नेता कर रहे हैं, तो कितनी वहां पर आग लगी होगी, लोग कितने वहां पर उग्र होंगे कि भारत चाहता है कि भाई वहां पर अब क्रांति आए, लोग बोलें कि भाई आतंकवाद खत्म करो, नहीं तो भारत जो है छोड़ेगा नहीं, प्यासा मारेगा और तुम्हारे चक्कर में हमें नहीं मरना है। कुछ हो रहा है क्या चक्रपाणी साहब वहां पर, आपको लगता है? शिवम जी, सबसे पहले जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। देखिए ऐसा है, ये जो पानी का बम हमने फेंका है, ये एक न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। हमने क्या किया, अगर ये छोड़ दिया, हमने क्या किया वहां, उसको जरा सा अलग देखो। अगर पाकिस्तान को अगर आप देखें, उसके पास सबसे बड़ी नदी है इंडस, वहां पे दो बड़े डैम हैं, तरबेला और मंगला। तरबेला डैम जो है वो डेड वाटर लेवल पे आ रहा है, ठीक। मंगला डैम जो है वो वेरी क्लोज टू डेड वाटर लेवल पे है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी डैम को फ्लश थ्रू ही नहीं किया, डीसिल्ट ही नहीं किया, डीसिल्ट नहीं किया। तो आज की तारीख में जितना पानी आता है उतना पानी जाता है। ये अप्रैल के महीने की हालत है, अभी तक गर्मी नहीं आई। पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर है, ये वाटर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जिसमें है कपास, जिसमें है शुगर केन गन्ना, बिल्कुल, और चावल। अब बुआई का समय आ रहा है ये कपास और चावल का, और पानी है नहीं, तो मतलब आपके खरीफ की क्रॉप जो है पाकिस्तान की गई तेल लेने। इसके ऊपर और उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान आर्मी ने एक नया प्रोजेक्ट खोला जिसका नाम था ग्रीन पाकिस्तान। एक चुलिस्तान नाम का इलाका है, सेमी एरिड सूखा एरिया है पंजाब का, बिल्कुल, वहां पे पानी लेके जाना था इंडस से चुलिस्तान में, बिल्कुल। इंडस और पंजाब का जो वाटर शेयरिंग फॉर्मूला था, ये उसके विपरीत था। सिंध से बात नहीं की तो सिंध में हो गया हाहाकार। यही चीज उठ रही है सद में, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान का जो ग्रीन पाकिस्तान लेवल जो ऑपरेशन था, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग थी। पाकिस्तान आर्मी, हाँ हाँ, पाकिस्तान आर्मी ने अपने पाकिस्तान की जमीन लेके अपने आप को दे रही थी, ये कह के कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं। ये एक तरह से लैंड ग्रैब है। वो तो है, वो पाकिस्तान की बर्बादी का कारण। बिल्कुल चक्रपाणी जी, बीते कल की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, फ्यूचर की बात करें, पाकिस्तानी आर्मी उनको बर्बाद करेगी। अगर गोली नहीं भी मार रही है तो उनको किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से मार रही है। अब जनरल माथुर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सभी से मैं फटाफट में उनका एक एनालिसिस लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असर बहुत ज्यादा आप देखने को मिल रहा है। शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होगा। पाकिस्तान को भी लगा था ठीक है कितने दिन रोक लेंगे, नदी थोड़ी ना रोक सकते हैं, डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, कम करेंगे, लेकिन हम चलता रहेगा हमारा आतंकवाद ऐसे ही। लेकिन ये तो बहुत करारी पनिशमेंट के रूप में आप नहीं समझ सकते कि भाई टीचर ने स्टूडेंट को ऐसा पनिश कर दिया कि वो दोबारा गलती ना करे। हालांकि फिर भी ये सुधरने वाले हैं नहीं, लेकिन लंबा असर कुछ ना कुछ गृह युद्ध तो हो सकता है। वहां पर गृह मंत्री का जो घर जला सकते हैं अगर, तो गृह युद्ध भी हो सकता है।
शिवम, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, नहीं पूरे पूरे चांसेस हैं इसके गृह युद्ध होने के। मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ जहां चक्रपाणी ने छोड़ा है। आप देखिए, ये जो सिर्फ ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पर पाकिस्तान के पंजाबी पॉलिटिशियंस और पंजाबी मिलिट्री लीडर्स ने एकड़ों में जमीन खरीद ली है औने पौने दांव पर। और अब वो जमीन जो है, अगर यहां नहर आ गई तो उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये ग्रीन पाकिस्तान, ब्लू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आर्मी के सिलेबस में नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी के सिलेबस में सिर्फ एक चीज है कि हम कैसे पैसा बनाएं, हम कैसे पैसा खाएं और विदेशों में जाकर के अपने एसेट्स तैयार करें। अब ये दूसरी बात यह है कि जो सिंध प्रदेश है वो ऑलरेडी 40% शॉर्ट है वाटर, और अगर ये जो पानी चौलिस्तान में डाइवर्ट हो गया तो वो परसेंटेज 60-65 के आसपास पहुंच जाएगी। हाहाकार हो जाएगा। और कौन सफर करेगा? जो कि कॉमन फार्मर है, छोटा किसान जो है, उसके ऊपर सारा असर आने वाला है, जो पूरा उस पानी के ऊपर निर्भर था। माथुर साहब, हम तो काफी पानी देते थे, हम तो काफी पानी देते थे, फिर भी वहां शॉर्टेज। देखिए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या करा है कि भाई वो तो अपने पाव किलो के एटम न्यूक्लियर बम छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अपने पानी को वेपनाइज कर लिया है। और अब बिल्कुल ये ऐसा गजब का हथियार हमारे पास है जिसका कि मैन्युफैक्चरर भी हमें, चलाने वाले भी हमें, और असर वहां होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसको वो डीसिल्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम डीसिल्टिंग शुरू कर देंगे, हम करते हैं और कर रहे हैं, शुरू कर दिए, उस डीसिल्टिंग से हमारे रिवर्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वैसे ही बढ़ जाएगी। आपको बांध बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप उसकी डीसिल्टिंग इतनी जबरदस्त कर दीजिए कि पानी वहां जाएगा ही नहीं। वैसे भी गर्मियों में पानी कम आता है और आपने स्टोरेज कैपेसिटी नेचुरल तरीके से उसकी बढ़ा ली, तो आप पानी वहां जाएगा ही नहीं, तो बहुत ज्यादा हाहाकार हो जाएगा। और पंजाबी माइंडसेट अगर मैं सही समझता हूं तो वो जितना भी पानी है वो अपने पास रख लेंगे और बाकी बाकी लोग जहां जाए वहां जाना चाहें। ठीक है माथुर साहब का एनालिसिस यहाँ पर। संजीव श्रीवास्तव जी, आप पर मैं आता हूं। कितने लंबे समय तक भारत इसको कर सकता है? ये बिल्कुल वाटर बॉम्ब है, वाटर बॉम्ब फटा है, और फटा है, इसकी रेडिएशन जो है काफी बिल्कुल एक न्यूक्लियर रेडिएशन की तरह ये फैल रहा है। लोगों को तुरंत तो नहीं मार देगा न्यूक्लियर रेडिएशन की तरीके से, लेकिन सूखा जो है, सूखा बेहद खतरनाक होता है यहां पर। श्रीवास्तव जी, तो सूखे को कब तक झेलेगा पाकिस्तान, ये मुद्दा समझाइए। देखिए शिवम जी, यह इसकी अभी शुरुआत है, और इस जो इकोनॉमिक स्ट्राइक के माध्यम से जो कॉस्ट इंपोज करने की जो भारत की जो पूरी कवायद है, वो आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले महीनों में ये अपना पूरा असर दिखाएगी। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर हर तरीके की आशंकाएं, हर तरीके का जो उनके अंदर भय है वो व्याप्त हो चुका है कि ये जो सिंधु जल समझौते के स्थगन के बाद वहां पर एक हाहाकार की स्थिति अभी से देखी जा रही है। और जो चोलिस्तान वाटर कैनाल प्रोजेक्ट था, उसको लेकर के जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर जो आशंकाएं आई, उसका एक बड़ा कारण हमारे सिंधु जल समझौते के स्थगन का भी था, और जिसकी की वजह से ये जो सिंध के जो लोग हैं उनके अंदर और भी अधिक इसको लेकर के आशंका पैदा हुई, और कुल मिलाकर के वहां पर एक आंतरिक जो स्थितियां हैं वो गृह युद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत ने इस तरीके का जो स्टेप लेकर के एक पाकिस्तान के ऊपर, जो जैसा कि मैंने कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पांस के तहत एक इकोनॉमिक स्ट्राइक भी की गई है। और चक्रपाणी जी ने बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक किसी स्लो गति से इंपैक्ट करने वाले किसी बड़े बॉम्ब की तरीके से ही है। किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा जो इंपैक्ट होता है, एक मास लेवल पर जो इंपैक्ट होता है उस तरीके का है, जो कि स्लो और धीमी गति से होने वाला इंपैक्ट है। तो ये पाकिस्तान को इसकी एक बहुत बड़ी जो कीमत है आतंकवाद की, श्रीवास्तव जी, कब तक हम इसको मेंटेन करेंगे? क्योंकि देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई लोग यहां पर मरेंगे, कि भाई अगर ये क्राइसिस आगे चलता रहा तो काफी लोग डिपेंडेंट हैं। वहां के नेता कह रहे हैं, सईद अली जफर कह रहे हैं कि भाई अगर ये और चला तो लोग मरना चालू हो जाएंगे। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत किस हद तक इसको करेगा, या फिर भारत कहीं नरम पड़ेगा, या इस बार बहुत हो गया अब और नहीं? शिवम जी, भारत की जो शर्त है बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान को यदि वो चाहता है कि भारत इस एबेंस का में जो इस समझौते को भारत ने डाल दिया है, यदि उसको फिर से रिस्टोर अगर करना है, तो पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध
इविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे, इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाने होंगे। ऐसे स्टेप्स जिसके के बारे में किसी कहा ना जाए, मतलब ये प्रेशर संजीव जी हमने बना दिया है उन पर। अगर ये प्रेशर हमने बना दिया तो बहुत अंदर, तो बहुत भीतरघात हो रहा होगा, लड़ाई हो रही होगी आपस में कि भाई हमें आतंकवादियों को देना पड़ेगा, और आतंकवादी कह रहे होंगे हमने तुम्हें पाला है, तुमने हमें पाला है। आपस में लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही होंगी कि अब किसको बचाएं और किसको कुर्बान किया जाए। हाँ शिवम जी देखिए, पाकिस्तान वर्तमान समय में आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान वर्तमान समय में बहुत ही नाजुक दौर में, बिल्कुल, और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो आतंकवाद के साथ रहेगा या अपने अस्तित्व को बचा करके रखेगा। बिल्कुल, यदि वो आतंकवाद के साथ रहेगा तो अपना अस्तित्व खोएगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात लगातार बनते जा रहे हैं। अब तो सिंध में भी प्रदर्शन होने लगे हैं, जो कि आप इस जल जो वितरण को लेकर के और पूरे जो चोलिस्तान वाटर कैनाल को लेकर के जो प्रदर्शन है वहां पे हो रहे हैं। सिंध देश की मांग पहले ही चल रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बड़े हमले कर रहा है और वो पूरे पश्तून आबादी को लेकर के उसके अंदर व्यापक असंतोष है। BLF बड़े हमले श्रीवास्तव साहब, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। शिवदान जी पर मैं आना चाहूंगा। शिवदान जी, अब इसका असर भीतर कैसा हो रहा होगा पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में जलजला हमने आपको दिखाया, कैसे घर को जला दिया गया मंत्री के। एक तरफ सूखा पड़ रहा है, लोग पूछ रहे होंगे कब तक ये सूखा रहेगा। किसान पूछ रहे होंगे भाई मुझे फसल लगानी है, मुझे कुछ बताओगे या बेवकूफ बनाते रहोगे हर बार की तरह? वहां पर आप हाफिज सईद को पालेंगे, मसूद अजहर को पालेंगे, या फिर पाकिस्तानी लोगों को पालने का भी कोई प्लान है? शिवदान जी देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है। वहां पर पूरी इकोनॉमी कृषि पर ही डिपेंडेंट है, और अभी तक ये वेपन हमें 65 में ही इस्तेमाल कर देना चाहिए था, मगर इसको इस्तेमाल करने में इतना लंबा समय लग गया, जिसके कारण भारत को 4 बड़े युद्ध लड़ने पड़े पाकिस्तान से। और आतंकवाद रूपी युद्ध तो पाकिस्तान से हमने पिछले करीब 1979 से हमारे देश में आतंकवादी युद्ध पाकिस्तान चला रहा है, जिसके विरुद्ध हमें ये एक्शन पहले से ले लेना चाहिए था। क्योंकि ये पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है, तो पहली बार उसकी जनता को ये महसूस हुआ है कि भारत के साथ या तुमने इस तरह की जो हरकत की है उसका असर वहां की आम जनता को पहली बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की सेना ने हमेशा पाकिस्तान जनता को यह दिखाया कि हम आपके रक्षक हैं, और भारत यदि आपका रक्षा नहीं करेंगे तो भारत आपको खत्म कर देगा। मगर पहली बार ये महसूस हो रहा है कि भारत की तरफ से जो वेपन जो चला गया पानी वाला, उससे आम जनता को प्रभाव पड़ा है। और ये आम जनता अब जो वहां पर जो पहले अभी तक आम जनता ने कभी भी सेना का विरोध नहीं किया था खुल करके, या वहां की जो सरकारें थी वो उस तरह से आ जाती थी, जो फ्यूडल सिस्टम वहां पर चल रहा है, क्योंकि वहां पर अभी तक लैंड रिफॉर्म लागू नहीं हुए हैं। तो वहां पर अभी तक लैंड जो है जागीरदार जमींदारों के पास है, इसलिए फ्यूडल सिस्टम में वो अपने नीचे दबा के रखते हैं आम पब्लिक को, और इस तरह से वोटर। मगर अब आम पब्लिक को यह असर महसूस होगा कि पानी की जो कमी, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, उनको जरूरी काम के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो आम जनता में अभी से बेचैनी शुरू हो गई है। और ये जो वहां का जो जनता को असर होगा वो वहां की सेना को भी असर डालेगी, वहां की सरकारों को असर डालेगी, और इसका एक दीर्घगामी प्रभाव अभी देखने को मिलेगा। एक बार मैं आज सभी को सुना देता हूं कि सैयद अली जफार ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा था पानी के मुद्दे में। ये गंभीरता हमें समझनी चाहिए मामले की। जरा सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अब ये वाटर बॉम्ब है जिसको डिफ्यूज करना है। माथुर साहब, इसको डिफ्यूज कर पाएंगे क्या?
ये किस बॉम्ब को डिफ्यूज एक तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं था, ये मिसाइलों को रोक नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, अब ये वाटर बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगे। एक तो इनका फ्यूज उड़ा हुआ है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे बाकी मामलों को लेकर भी? हाँ माथुर साहब। हाँ, मैं उसमें यही कहना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है कि आप एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स में दे रहा हूं आपको कि पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो जब से वो बने हैं तब से 7-7.5 गुना बढ़ी है। बिल्कुल। पानी उतना का उतना ही रहा है और उस पे पानी पे 700% ज्यादा प्रेशर है। और अगर उस पानी को हम रोक लेते हैं तो कितना ज्यादा वहां पर क्राइसिस होने वाला है ये आप देख लें। अब जहां तक सवाल बॉम्ब्स का है, देखिए जिसको जो पानी को वेपनाइज करके कोई भी कुछ भी हम उनसे काम करवा सकते हैं। ये कृषि ही नहीं, हम कह रहे हैं कृषि के अलावा ऊर्जा एक बहुत बड़ा उनका इस पानी पर डिपेंडेंट है। वहां की जो लेबर 50% लेबर जो है वो इसी बेसिन के ऊपर पानी से रिलेटेड इश्यूज में काम करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो मैं ये बता रहा हूं कि इसका इतना गहरा असर होने वाला है कि 7 गुना तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और पानी अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल करना है, उसको वेपनाइज करके हमने प्रयोग में लाना है। और फिर आप देखिए किस प्रकार की वहां पर परेशानी होने वाली है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने रावी का पानी बिल्कुल वैसे ही बंद कर लिया है। 100% रावी सतलज पानी इज नॉट गोइंग टू, सिर्फ जो सरप्लस पानी है वो जाता है पाकिस्तान में, अन्यथा रावी और सतलज से एक बूंद भी पानी वहां नहीं जा रहा है। अब इन तीनों नदियों का पानी भी अगर हम रोक लेंगे तो बिल्कुल श्योरली वहां पर क्राइसिस होगा। लेकिन मैं उसी सांस में एक बात और बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरान इतने घटिया लोग हैं कि फर्क नहीं पड़ता के में कौन मर रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में कौन जिंदा रहा है, हिंद में क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये हमारा कैसे काम चलेगा। हाँ, इनको सीधा करना थोड़ा लंबा हो सकता है और बिल्कुल जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, यहाँ पर थोड़ा और मुश्किल। यहाँ पर माथुर साहब कुछ और कहना चाहें, फिर मैं दूसरे केस पर जाऊं। हाँ, बस यही कह रहा था आपको कि ये जो जमीन, लाखों एकड़ जमीन इन्होंने वहां पर हथिया के रखी हुई है पंजाब में, उसके लिए ये पानी सारा उसको करेंगे। और ये बात आप मान लीजिए कि ये लोग निश्चित रूप से उस प्रोजेक्ट को जो 3.3 बिलियन US$, वो जो 6 नहर परियोजना है, वो 3.5 बिलियन डॉलर्स की परियोजना है। और वो सारा पैसा कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स लेके जाने वाले हैं। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा असर करने वाली है। और ये आज की तारीख में सिंध में इसके देखिए 3 मेरे हिसाब से असर पड़ने वाले। प्लीज गिव मी 1 मोर मिनट। एक असर पड़ेगा इनका, जो इकोनॉमी उनकी पहले ही बहुत ज्यादा खराब है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। दूसरा, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो सिंध की सरकार है वो सिंध की सरकार इसको अपोज करने पर मजबूर होगी और वो कोएलिशन में है गवर्नमेंट पाकिस्तान में। तो आप देखेंगे उसमें वहां जाके परेशानी होगी। और वहां पर एक लीडरशिप का जो इनको कुछ ना कुछ इमरान खान के बारे में सोचना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्राइसिस। लेकिन देवनाथ जी, अपर में आना चाहूंगा कि भाई कैसे वहां पर हमने जो जरूरत से ज्यादा उनको पानी दिया, सपोर्ट दिया उनको कि भाई आप इसका पानी का कैसे इस्तेमाल करें, कैनाल्स वगैरह तमाम चीजें। लेकिन देवनाथ जी, उसके बाद जब इसको बंद किया तो एकदम तुरंत जैसे बंद किया तो बिल्कुल अचानक से जैसे हवा को रोक दिया जाता है, कुछ वैसा ही फील हो रहा होगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने, मुझे नहीं लगता है सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उन्होंने पूरी जो तैयारी की होगी देवनाथ जी, मुझे लगता है केवल मिलिट्री तैयारी की होगी। और मिलिट्री प्रिपरेशन में वो इतना घूम रहे थे, अपने एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को तैयार कर रहे थे। लेकिन ये तो मामला उनको समझ में नहीं आया, पर इसको एक्ट ऑफ वॉर भी वो कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके एक मंत्री ने बयान दिया था कि भारत की हवा बंद कर देंगे। चलो, हमने उनका पानी बंद कर दिया तो बराबरी आ गई। देखिए, इसका तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, उनको समझ में नहीं आ रहा है। पंजाब में पानी का जो वाटर लेवल है अंडरग्राउंड, वो ऑलरेडी -100 फुट, -200 फुट चला गया है। सिंध में पानी का लेवल जो है ऑलरेडी -200 पर है। अब जब हमने ये पानी बंद कर दिया है तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जमीन के नीचे पानी जो है -300, -400 फुट तक चला जाएगा। बिल्कुल। फिर क्या होगा? चलो, उससे ट्यूबवेल से खींचने में दिक्कत होगी, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान उनको होने वाला है। अगर हमने 2 साल के लिए इस पानी को रोक दिया इस तरह से, तो पंजाब और सिंध में जमीन में जो सैलिनिटी होती है, जमीन में जो नमक होता है, खेत में काम करने वाले जानते हैं, जो सफेद सफेद नमक होता है,
उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब और सिंध की जमीन से नमक को कम करने के लिए सिंध नदी का ही जो पानी था, इंडस रिवर का जो पानी था, वो आकर मीठा पानी होता है, वो उस नमक को कम करके समुद्र की तरफ बहा के ले जाता था। बिल्कुल। तो अब वहां जब जमीन में सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे 2-3-4 साल में उनकी जमीन की उपजाऊ क्वालिटीज जो है एकदम शून्य हो जाएंगी। यानी कोई भी फसल उगेगी नहीं, सब्जी नहीं उगेंगे, गेहूं नहीं उगेगा, चावल नहीं उगेगा, फ्रूट्स नहीं उगेंगे। यानी पाकिस्तान की वो जमीन बंजर बनने वाली है और 5 या 10 साल के अंदर। जी, मतलब ये इसको बंजर बना दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान कुछ तो करेगा, पाकिस्तान कुछ तो रिएक्शन देने वाला होगा, या फिर वो यही डायलॉग्स देते रहेंगे, पाव पाव के बॉम्ब, और साथ ही साथ यहाँ वहां खून बहेगा, यहाँ पानी नहीं बहेगा, ये तमाम चीजें? हाँ, 10 मई के बाद से पिछले 2 हफ्ते तक तो वो लोग गुड बॉयज होके रहे हैं। अच्छा। ये मानना पड़ेगा, उनके मंत्री जो आ रहे हैं सब लोग नरम नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ी सी नरम रुख अख्तियार करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रेशर और डालना पड़ेगा थोड़े और समय के लिए। मतलब और एक्सटेंड इसको करना चाहिए। चक्रपाणी साहब, आप सहमत हैं इनकी बात से कि भाई इसको और एक्सटेंड किया जाए, और जो उनको अब दिल में जो दर्द हुआ है वो जरा पेट में दर्द होना भी बेहद जरूरी है यहाँ पर? शिवम जी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, इससे पहले कि अप्रैल का महीना जब हुआ था तो हमने कुछ नहीं किया। अप्रैल के महीने में सिंधु नदी जो है, इंडस पानी जो है, वो कराची तक नहीं पहुंच रहा था। अगर अप्रैल में कराची तक पानी नहीं पहुंचा है तो मई जून जब गर्मी हुई क्या हाल हो गया। सैलिनिटी लेवल इतना ज्यादा है कि वहां पे अब उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाएगी। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ से देखिए, इनके पास एक और जरिया है पानी एक्स्ट्रा आने का, वो है काबुल नदी। काबुल नदी में अफगानिस्तान में बांध कौन बना रहा है? इंडिया। बिल्कुल। अगर आपने वहां पे अफगानिस्तान को ये बता दिया कि भैया पानी आपको चाहिए है, आपके लिए जरूरी है, और तो इंडस नदी पे जो पानी आ रहा है वो और भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। नेट पाकिस्तान के लिए पानी का समस्या है ही। यानी दोनों तरफ से पानी बंद किया जाएगा, दोनों सोर्सेज को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। जो है हमारे पास एक और महत्वपूर्ण चीज है जो अनुज ने बिल्कुल सही बताया था, वो है डीसिल्टिंग। बिल्कुल। जब हम अपने बांध को डीसिल्ट करते हैं तो हम करते क्या है, हम अपने बांध के गेट खोलते हैं और पानी को जाने देते हैं ताकि अपने साथ साथ वो अपना सिल्ट ले जाएगा। बिल्कुल। जैसे हमने वो खोला, पानी निकल गया, हमने फिर बांध के गेट बंद, हमारी स्टोरेज क्षमता बढ़ गई। लेकिन ये मिट्टी गई कहाँ? पाकिस्तान। भाई वो तो कहीं जा नहीं रही, वो तो जा रही है भाई पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में पानी है नहीं, जितना पानी आ रहा है वो उसके बांध में जाके रुक जाएगा। डीप सिल्टिंग वहां पे वो करते नहीं है, उनको आता ही नहीं है डीप सिल्ट करना, या करना नहीं चाहते। खर्चा लगता है ना, पैसा नहीं है ना वो। मुझे लगता है किसी भी तरह से पानी रोकने की क्षमता नहीं है। चक्रपाणी जी, मुझे लगता है कि किसी चीज में वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। उनकी विचारधारा है कि जीरो इन्वेस्टमेंट करना है और टोटल प्रॉफिट हमें होना चाहिए। ये फौज का नई स्कीम है वहां पर। इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन सिर्फ आर्मी के अंदर। आर्मी जो है हर चीज बनाती है, सेफ्टी पिन आर्मी, बिल्कुल, ब्रेड आर्मी, और सबसे बड़े कांड भी आर्मी ही करती है। यही एक वजह है बलूचिस्तान के में अगर आप देखें, हर में एक ना एक आदमी है जो मिसिंग है, और इसी वजह से बलूचिस्तान में आग लगी है। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका को एक लॉलीपॉप दिया था कि हमारे पास रिको डेक में जो माइन है उसमें सोना है, उसमें कॉपर है, रेयर अर्थ है। बिल्कुल। कहते हैं $4 ट्रिलियन तक का ये है हमारे पास, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका किस पे इंटरेस्टेड है? रिको डेक कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूच के पास एक सुनहरी मौका है कि वो अगर कहते हैं जेकबाबाद में जो हमारा एयरफील्ड है
उसमें यूएस अपना बेस बनाए, बदले में बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस कर दे और हमको रिकॉग्नाइज कर दे, तो अमेरिका के जितने भी उल्लू सीधे करने हैं वो पाकिस्तान की जगह बलूचिस्तान से सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सुनहरी मौका है बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करने का। और अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होता है तो कितनी देर लगेगी खैबर पख्तूनवा को, सिंध को और उसके आगे चलते चलते के और गिलगित बाल्टिस्तान। बिल्कुल चक्रपाणी जी, और बलूचिस्तान में तो हाल ही में अभी एक और हमला उन्होंने किया, फिर उनके 15-17 जो है फिर मारे गए। रोजाना ऐसी मार मारी जा रही है पाकिस्तानी फौज को बलूचिस्तान में। तो ये एक तरीके से इंस्टेबिलिटी केवल आप एक राज्य में नहीं है, पाकिस्तान में हर तरफ है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में कह लीजिए, बलूचिस्तान में कह लीजिए। और बलोच नागरिकों की तो हमने आज बाइट भी सुनाई थी, उनकी प्रतिक्रिया की, भाई कह रहे हैं हम जिस इस्लाम को मानते हैं वो अलग है और हम यहाँ पर हिंगलाज माता मंदिर जो है, हिंगलाज माता को मानते हैं। वाकई वहां पर लोग उनको मानने वाले वहां पर मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ये कई तरीकों से पाकिस्तान को मार लगाने की ये जो हमारी नीति है, अगर हम इसको कंपेयर किया जाए तो इजराइल एक तरफ लड़ रहा है, बिल्कुल वो फंसा हुआ है कई देशों के बीच में, लेकिन भारत के अब जो नेबर्स हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं रहे। बांग्लादेश कभी अच्छा हुआ करता था, नेपाल में भी अस्थिरता लाने का प्रयास किया गया, इन्वॉल्वमेंट। चाइना वैसे ही दिखावा करता है फ्रेंडली होने का, उसकी विस्तारवादी सोच है, काफी जगहों पर कब्जा, ये तमाम चीजें। अब पाकिस्तान को इस स्थिति में मैनेज करना कितना टफ है, ये कितने बड़े फैसलों के रूप में लिया जा रहा है, कितना विरोध आपको लगता है सरकार को झेलना पड़ रहा होगा? मतलब नदी का जो प्रवाह होता है उसके विरुद्ध हम जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हम विरोध जो झेल रहे होंगे, मतलब विश्व पटल पर हमें समर्थन जरूर होगा, लेकिन विरोधी तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं ना। उनसे निपटने का एक फुल प्रूफ प्लान क्या है? खुद को इतना विशाल बना लिया जाए, ताकतवर बना लिया जाए कि ना चीन आंख उठा पाए, ना बांग्लादेश में यूनुस जैसे लोग हों और कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। पाकिस्तान से तो निपटना हमारी कोशिश हर रोज जारी रहती है। देखिए शिवम जी, मैं ये नहीं मानता कि भारत के विरुद्ध कोई इस तरीके की बड़ी लामबंदी हो रही है या भारत का विरोध बढ़ता जा रहा है। मैं इसको बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत ने जो ये काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स किया है वो एक नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई थी। वो एक मेजर्ड कार्रवाई। इसको नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि भाई जो हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, चीन जो एक तरफ यहां पर बैठा है, बांग्लादेश में जो यूनुस हैं वो आके कहते हैं कि भाई लालमुनेर हाट जो है यहां पर हम दे देंगे चीन को, इस तरीके से कभी वो यूएस की तरफ हो जाते हैं। शेख हसीना जब थी तब तक तो हमें समर्थन था और बलोच हमारे साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी सेक्शन जो हमारे विरोध में, चाइना हमारे विरोध में, विश्व पटल पे तो हमें समर्थन है, जो कि समझदार लोग हैं हमें समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इतने दुश्मनों से घिरा हुआ भारत क्या वैसे ही लड़ रहा है जैसे इजराइल लड़ रहा है? तो उतना ही हमें ताकतवर और खुद को डेवलप करना पड़ेगा। देखिए शिवम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, मैं आपके शोज में पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि चाइना और पाकिस्तान जैसे जो विस्तारवादी और आतंक परस्त राष्ट्रों से यदि हमें डील ठीक तरीके से करना है तो हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा। विकसित भारत का बनाने की तरफ जो हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उसमें तेज गति से बढ़ना होगा। आज ही आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक को उनकी अध्यक्षता की है और जाहिर है कि उसमें भी विकसित भारत के विजन को किस तरीके से तेज गति से हमें हासिल करना है, उसकी तरफ हम कैसे बढ़े, उसके बारे में गंभीरता के साथ विचार मंथन हुआ है और नए जाहिर है कि उत्साह के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत इस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। और ये जो भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, जो भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, जो भारत का जो डिफेंस पोस्चर है, वो इन शक्तियों को भारी दबाव में रख रहा है। मैं ये नहीं कहता कि रखेगा, रख रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर हमने 3 स्ट्राइक्स की हैं और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भविष्य में किसी भी तरीके के जो ऑप्शंस हैं सारे ऑन द टेबल हैं। और अब तो इस बार हम जो स्ट्राइक करेंगे, यदि कोई आतंकवादी हमला हुआ तो आतंकियों में और उसके पनाहगारों में कोई भेद भी नहीं किया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सीधी कार्रवाई होगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना को भी हमने डोकलाम में झुकने पर मजबूर कर दिया। डोकलाम में वो जो रोड कंस्ट्रक्शन जाहिर है उसको बंद करना पड़ा, गलवान में भी उसे डिसएंगेज करना पड़ा है। तो ये भारत जानता है, आज का ये जो नया भारत जानता है कि यदि इन नकारात्मक शक्तियों से हमें डील करना है, जाहिर है कि ये शक्ति की भाषा ही समझते हैं, ये ताकत की भाषा समझते हैं और वो ताकत हमें लगातार विकसित करनी होगी। और इस ताकत को लगातार आज भारत विकसित कर रहा है।
और इसी ताकत की वजह से आज ये देखिए तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो इतना प्रबल और मजबूत है कि हम किसी भी कार्रवाई को सफलतापूर्वक करने में सफल हो रहे हैं। हमने सभी स्ट्राइक्स, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो बालाकोट की, या अब ऑपरेशन सिंदूर को हमने शानदार पराक्रम के साथ किया है और 100% उसमें सफलता हासिल की है। तो ये जाहिर है कि भारत ताकत के साथ डील करता है, चाइना के साथ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि चाइना एक मेजर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और चाइना के साथ भारत अपने बातचीत की प्रक्रिया को भारत ने कभी नहीं रोका। बिल्कुल। और चाइना भी एक ऐसा देश है जो व्यापार को ज्यादा समझता है। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में आज जो बात कही थी, आज लेटेस्ट जो बात कही है कि हमारे 20,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के शिकार हो चुके हैं। और पाकिस्तान लगातार जो है हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका विरोध करता था, खास तौर पर जब ये ट्रीटी चल रही थी, जब सही चल रही थी। देवनाथ जी, मैं आपसे प्रश्न इसलिए लेना चाहता हूं ताकि आप बेहतर समझाएं इसको कि भाई जब ट्रीटी ठीक भी चल रही थी, कितने युद्ध बीत गए, कभी भी पानी को नहीं रोका गया। और पाकिस्तान जब भी यहां पर कोई हम डेवलपमेंट करें, अपने जो डैम्स को वहां पर उसकी मेंटेनेंस या उसका अपग्रेडेशन किया जाए, तो ये बात सामने आती कि पाकिस्तान उसका विरोध कर रहा था। और क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है तो उनसे बातचीत करना। लेकिन ये जो फैसला लिया गया, अब इसका असर पूरे विश्व पटल पर हुआ होगा कि भारत अब अपने फैसले खुद लेगा, हमें किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, यूएस, यूएन, इन तमाम चीजों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना उनको लगता है। देवनाथ जी। जी हाँ, इसमें थोड़ा बहुत रोल तो विश्व में है। जब ये संधि साइन की गई थी तो उस वक्त 1960 के दशक में जो अंतरराष्ट्रीय नियम कानून थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। उसमें 3 रीएड्रेसल मैकेनिज्म, यानी किसी को भी कोई कंप्लेन है तो कैसे करेंगे। पहला मैकेनिज्म ये था कि द्विपक्षीय साइड में एक स्टैंडिंग कमेटी रहेगी जो कि आपस में बातचीत करेगी और किसको कितना पानी देना है वो तय करते रहेगी समय समय पर। इसी के लिए भारत पिछले कुछ साल से उनके ऊपर दबाव डाल रहा था कि किसके पास कितनी जमीन है, कितना पानी आता है, किस सीजन में कितना पानी आता है, इरिगेशन के अलावा दूसरी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट कितनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली बनाने के संयंत्र हैं उसमें बिजली बनाने के बाद कितना पानी फ्री फ्लो होकर पाकिस्तान की तरफ जाता है। दूसरा रीएड्रेसल मैकेनिज्म ये था कि वर्ल्ड बैंक, क्योंकि उस वक्त इस पर जितने प्रोजेक्ट बने थे सब वर्ल्ड बैंक से फाइनेंसिस हो रहे थे, तो वर्ल्ड बैंक ने ये व्यवस्था की थी कि अगर दोनों देशों में कोई असहमति है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और वर्ल्ड बैंक की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उस पर बात करेगी। इसीलिए पाकिस्तान अब बार बार उछल रहा है। और तीसरा था कि अगर वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए डिसीजन को भी उभय पक्ष मानता नहीं है तो इंटरनेशनल कोर्ट में एक आर्बिट्रेटर जो कि दोनों पक्षों को मान्य है, वो आर्बिट्रेटर तय करेगा कि किसको कितना पानी मिलेगा। तो पाकिस्तान जो है फिलहाल ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के सामने छलांगे मार रहा है और आप देखेंगे अगले साल तक वो जाके आर्बिट्रेटर की भी बात करने लग जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अपना पक्ष मजबूती से सारे दुनिया के देशों के सामने रखा है। अभी जो अलग अलग हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिसमें कि रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों तरफ से ही मंत्रीगण और एमपीज गए हैं अलग अलग देशों में, वो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है, इसको भी समझाएंगे विदेशी नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझाया भी जा रहा है। लेकिन इसको हेल्ड इन अबेंस जो किया गया, महत्वपूर्ण ये, चक्रपाणी जी आप पर मैं अब आता हूं कि हेल्ड इन अबेंस करने के पीछे का जो कारण ये है कि भाई हमारे यहाँ पर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो आपकी सॉइल से होती है, आपकी जमीन से होती है, और वहां पर जो आतंकवादी सक्रिय हैं हमने कितने सबूत उनको दे दिए, अब उनको आप हमें या तो सौंपें या तो फिर उन पर कार्रवाई करें। आपको लगता है कि वो बड़े नाम हाफिज सईद, मसूद अजहर, जिनको बचाने का प्रयास किया, मसूद अजहर तो ऑलमोस्ट मारा जाता, कहा जा रहा था कि वो बच गया 2 मिनट की देरी में, सूद साहब यहां पर आए थे, उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन क्या अब पाकिस्तान हैंड ओवर करने की स्थिति तक पहुंच सकता है या फिर वो जैसे कहते हैं कि भाई किसी ने मार दिया ऐसा कुछ हो जाएगा? मुझे लगता है सेकेंड ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि वो अपने आवाम के सामने इतना झुक नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात जो है, जो ज्यादा अहम है, आपने कहा था इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। देखिए ऐसा है, अबेयंस के लिए हमने बिल्कुल साफ एक तरीका किया था
1 साल पहले हमने नोटिस दिया था कि हम इसको नेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो लाइफ थी वो खत्म हो रही थी। अब हमको अगर रीनेगोशिएट करना है तो वो उस लेवल पे नहीं होगा जैसे पहले था, क्योंकि वो एक टोटली वन साइडेड ट्रीटी थी जिसमें हमारे पास कोई राइट्स नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। और वो कुछ भी चक्रपाणी जी कुछ डेवलपमेंट होता था तो जैसे इंडियन हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको डेवलप करने नहीं देता था पाकिस्तान, और उसको नेगोशिएट करने की बात कही थी। रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट नहीं करने देता था, जिसमें आप पानी रोक नहीं रहे हैं, पानी बस जा रहा है। और वहां पे लोग आते थे, उनके पॉलिटिशियंस कहते थे पाकिस्तान की फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने बिजली निकाल ली है पानी के अंदर से, इसलिए पानी हमारा उतना अच्छा नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, तो इस तरह की जो कहानियां गढ़ी जाती थी, तो अब आपको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान अगर रीनेगोशिएट करेगा, और ये रीनेगोशिएशन तो होकर रहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी वो वही नहीं आएगी जो पहले थी। अब ये रीनेगोशिएटेड ऐसी होगी ट्रीटी जो हिंदुस्तान के लिए इक्वल राइट्स कम से कम देगी, जो हमको हमारा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये होगा आगे चल के। हाँ। ये मत भूलिए, वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ ही दिन पहले कह दिया था कि हम तो एक फैसिलिटेटर थे, हमने बस आप दोनों को मिलाया था, हमने नेगोशिएट किया, हमारा इसमें और कोई भूमिका नहीं है, हम और इसमें कोई हाथ नहीं डालेंगे। और थर्ड, बिल्कुल, और भारत को भी अब उतना कोई लेक्चर नहीं कर सकता पहले की तरीके से। माथुर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने इस बात को कि हमने जो नदियों की गिनती में गलती करी है। आपको मैं पहले बता चुका हूं, बियास नदी जो है वो रोहतांग हिमाचल प्रदेश राजस्थान भारत से शुरू होती है और हरिके पंजाब भारत में खत्म हो जाती है। उस नदी के पानी पर पाकिस्तान का कैसे अधिकार है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो आपने कैसे उस समय कहा कि ईस्टर्न थ्री रिवर्स है ही नहीं। ईस्टर्न में सिर्फ 2 रिवर्स है, रावी और सतलज, जिनका पानी वहां जा रहा है। बिल्कुल। बियास के पानी के ऊपर कोई, तो हमको उस समय इस बात को सोचना चाहिए था कि हमको इतनी लॉपसाइडेड बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में ये थी। और ये आते ही नरेंद्र मोदी जी ने पहली चीज, ये 2016 का उनका स्टेटमेंट है कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज टू बी रिव्यूड, और ये इंडस वाटर ट्रीटी बाकायदा रिव्यू होके रहेगी। और आप ये मान ले, क्योंकि देखिए इस प्रश्न का मैंने कई दफा कश्मीर में सामना किया है। वो यूं कहते थे कश्मीर के लोग कि भैया आप हम कहते हो कि हम आपके हैं, कश्मीर हमारा है और पानी हमारा सारा अपने पाकिस्तान को दे दिया, फिर किस मुंह से आप कह रहे हो कश्मीर हमारा है? तो इस सवाल का जवाब भी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां हमसे हुई हैं उस समय। वजह कुछ भी रही हो, जो हो चुका है दैट कैन नॉट बी अनडन, लेकिन अब उसको सुधारा जा सकता है और वही सुधार करने की पूरी तरह से आवश्यकता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी ना किसी प्रकार से आज वो अब ये माथुर साहब, आपकी बात पे ऐड ऑन मैं करूं कि मैंने कई जगह मैंने पढ़ा कि कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का असली मसला क्या है, क्या ये जमीन का मुद्दा है, क्या मजहब का मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं, कहीं जब मैंने पढ़ा कि भाई ये पानी का मुद्दा है, असल में एक लड़ाई पानी की है। इसको जरा अगर एक्सप्लेन किया जाए, लोग समझ सकें। आप इस पे अपनी बात को कंप्लीट करें, कैसे ये पानी का मुद्दा है। लोग इसको समझते हैं कि भाई ये मसला कुछ और है। नहीं, बिकॉज जो पानी, जो नदियां जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर जा रही हैं, अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई क्यों थी? वो इसीलिए हुई थी कि पूरी दुनिया को पता था कि अगर यहां पानी रुक गया तो पाकिस्तान बंजर, बिल्कुल हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये इस प्रकार की लॉपसाइडेड ट्रीटी करी थी ताकि पाकिस्तान जिंदा रह सके। लेकिन उन्होंने इसका कोई हमको जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने अपना कुछ काम किया। जो उनके आर्मी वालों के काम पर्सनल यूज में जो पानी और किसी भी प्रकार की चीजें हैं, उनकी पर्सनल खेती में सिर्फ उस पर ध्यान दिया गया। अभी सुदर्शन चक्रपाणी ने आपको बताया था कि उनके लेवल कहां पर है। ये बहुत इनकी हालत खराब है। लेकिन जब तक, ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये इनका जो माइंडसेट बदली नहीं होगा, और जब तक वो सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन पूरे पाकिस्तान का खत्म नहीं होगा, तब तक कोई इसका, मैं बता रहा हूं आज की तारीख में एक बड़ी आवाज जो गिलगिट बाल्टिस्तान से उठ रही है, वो यही कह रही है कि भाई पंजाबियों ने आके हमारी जमीन ले ली। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू है और इसको एड्रेस करने की जरूरत है, वरना फिर आप देखेंगे अपना हमारे रहते ही बहुत कुछ होने वाला है वहां पे। नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि भाई या तो वो खुद सुधर जाएं या तो वो देश छोड़ जाएं, क्योंकि भाई पैसा बहुत कमा लिया है, पापा जोन्स पिज्जा बेच के पैसा बहुत आ गया है।
अब उनकी चाहे शाहीन फाउंडेशन हो या वो फाउंडेशन हो, वहां तो मैं कहता हूं कि भाई फौजी रिटायर होके बहुत खुश है, मतलब अफसर, कि भाई मैं रिटायर हो गया तो मैं अमीर हो गया, करोड़पति बन गया, मैं तो वहां पर मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा बड़े आराम से। एंट्री पे भी लखपति तो एंट्री पे हो जाता है, करोड़पति रिटायरमेंट की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बीच में जो करप्शन करते हैं वो अलग है। अभी ये सारे काम करते हैं, रियल एस्टेट करते हैं, पिन बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। मैंने यही तो बताया शिवम आपको कि वो जो रिवर वाटर जो बना रहे कनाल सिस्टम, वो कनाल सिस्टम का ग्रीन पाकिस्तान उतना बड़ा रीजन नहीं है। उससे बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पर पाकिस्तान के पंजाबी पॉलिटिशियंस और पंजाबी मिलिट्री लीडर्स ने बहुत कौड़ियों के दाम पर जमीनें खरीद रखी हैं, और ये एक बार नहरें वहां चली गई तो उन जमीनों की कीमतें आसमान में पहुंच जाएंगी। ये उनका बड़ा भारी मकसद है, और वो फेल हो गया, वो यहाँ पर फेल होता हुआ। अब होना होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है, वो जिंदगी कितनी बात मानेंगे, लेकिन आज की तारीख में बहुत दबाव है उनके ऊपर। ठीक है संजीव जी, दबाव कितना है और आगे कितने समय तक रह सकता है और इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? भारत ने अपना रुख जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया, हेल्ड इन अबेयंस, जब तक वहां पर आतंकवाद को सफाया नहीं हो जाता। और ये तो ऐसा टारगेट दे दिया कि भाई मतलब दिल को अलग निकाल दिया जाए शरीर से पाकिस्तान के, अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो पाकिस्तान तो पूरा बदल जाएगा, ये सोच बदल जाएगी। भाई उनकी जो मजहबी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जो मजहबी अफीम चाट के बैठे हैं, उनको कहाँ चैन पड़ता है बिना यहां पर जब आसिम मुनीर एक मुल्ला मुनीर की तरह बात करते हैं, तो आपको लगता है वो बदल जाएंगे? हाफिज सईद को दे देंगे भाई ये ले लो, ये हाफिज सईद है। देखिए अगर वो नहीं बदलेंगे तो अपना अस्तित्व खो देंगे, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। ऑप्शन उनके समक्ष है, यदि वो आतंकवाद का त्याग नहीं करते हैं जैसा कि मैंने कहा, तो ये पाकिस्तान कई भागों में विभाजित होगा और अपना पूरा अस्तित्व खो देगा। एक बात में जो माथुर साहब कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि उनकी जो सोच है, जो रियल रूलर्स हैं, जो वहाँ के जो आर्मी, वहाँ की जो ISI, वो बेहद घटिया सोच है, बहुत ही ब्लाइंड साइटेडनेस है उनके अंदर। अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखना, अपने हितों को सर्वोपरि रखना, राष्ट्र के हितों को गिरवी रख देना, सारे काम करते हैं। और अब तक पाकिस्तान के हुक्मरान, मैं यहाँ पर अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि यदि पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि अपनी इस तरीके की जो एक बेहद स्वार्थपरक, बेहद सेल्फ सेंट्रिक सोच से उनके स्किल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको कोई टच नहीं कर सकता, तो वो दिन अब बीत चुके हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब जो आने वाले समय के जो सिनारियोज हैं पाकिस्तान में, वो उनके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट करेंगे। यदि अभी आप देखिए तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधा पाकिस्तान की सेना को ही टारगेट करता है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करता है। उसका लक्ष्य पाकिस्तान की आम जनता को टारगेट करने का वर्तमान समय में अब नहीं है, वो सीधा पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लागू करना चाहता है। और जो भी वहां की जो एग्जिस्टिंग वहां का जो जमहूरियत है, जो भी सिस्टम वहां पर है, वट एवर सिस्टम दे हैव, वो सभी को उसको उखाड़ फेंकना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरान पहले से ही टीटीपी से प्रेशर में थे, और अब उसी टीटीपी की जो टैक्टिक्स हैं वो BLA और BLF ने भी अख्तियार कर ली हैं। उन्होंने सीधा सीधा सेना के काफिलों पर हमला करना शुरू किया है, ट्रेनें अगवा की जा रही हैं और ट्रेन में सफर कर रहे सेना के अधिकारियों और जवानों की बर्बर। संजीव जी, शायद दुनिया में पहली बार कहीं ट्रेन हाईजैक हो गई होगी, तो पाकिस्तान ने वो फजीहत अपनी कराई। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान यदि सोच रहे थे कि हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और अवाम ही इसको भुगतेगी, तो वो दिन बीत गए हैं। अब उनको सीधा सीधा भुगतना पड़ेगा, सीधी सीधी उनके ऊपर अब कॉस्ट जो है हर तरीके से है। और अब जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि बेहद नाजुक दौर है पाकिस्तान के, ये जो फील्ड मार्शल जो भी अपने आप को कह लें, लेकिन सच्चाई ये है कि वो फेल्ड ही हैं, और उन्होंने जनता के समक्ष फिर दिखाने के लिए कि आर्मी सब कुछ है वगैरह वगैरह, उन्होंने आवरण डालने की कोशिश की है। कल को वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, फिर से कोई टेक ओवर हो सकता है, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस तरीके के जो आवरण को ओढ़ने से, जख्मों पर पर्दा डालने से, उसका इलाज न करने से पाकिस्तान की समस्याएं हल नहीं होंगी। यदि उनको अपनी समस्याओं को लेकर के यदि आज भी वो गंभीर है, सबसे पहले उन्हें अपनी आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करना होगा। भारत को आतंकियों को हवाले करना होगा। ये ऐसा हाल है कि जनरल आसिम मुनीर को अब बड़ी इज्जत के साथ फील्ड मार्शल बोलना चाहिए, और युद्ध को हार के कैसे फील्ड मार्शल बना जाता है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई आप वो कि भाई आप चाहते हैं कि भाई नेगोशिएशन हो, सीज फायर हो, आपने इनिशिएट किया और लो जी भारत मान गया, करो इस आपको प्रमोट। ये बर्बाद, इन्होंने हमें बर्बाद नहीं होने दिया। अब देवनाथ जी, मैं आप पर आता हूं, संजीव श्रीवास्तव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए,
अब ये जब हम अगर वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, वाटर ट्रीटीज की बात करते हैं, तो भारत भी तो अगर चाइना ऊपर आता है तो उसकी वहां से जो नदी, चाहे ब्रह्मपुत्र सांगपो की आप बात कर लें, तो अब विस्तारवादी चीन जो है वो तो भाई कहता है कि अरुणाचल हमारा है, साउथ तिब्बत बोल देता है उसको, तिब्बत का रीजन बोल देता है, वो भी महत्वाकांक्षी है। तो पाकिस्तान ही तो उम्मीद करता है कि किसी दिन चाइना भारत का पानी रोक देगा। पाकिस्तान चीन से बहुत कुछ उम्मीद रखता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत उम्मीद की थी, वो गए भी थे वहां पर रिक्वेस्ट करने के लिए कि चीन जरा अपनी पीएलए की आर्मी और पीएलए की एयरफोर्स को तिब्बत में जरा हिलाए डुलाए। उन्होंने सोचा कि इससे भारत की फौज का बहुत बड़ा ध्यान चला जाएगा तिब्बत की तरफ या अरुणाचल प्रदेश की तरफ। सांगपो वाला जो मामला है भारत और चीन के बीच में जरा सीरियस मामला है, उभय पक्ष के बीच में बातचीत जारी है। ऐसा नहीं है कि चीन पूरा का पूरा पानी ही डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसी तरह का प्रोजेक्ट अगर हम चाहें हम भी बना सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए सिंधु नदी का पानी है, इंडस रिवर का पानी है, हम पहाड़ के बीच में सुरंग बनाकर उसको ला सकते हैं आसानी से झेलम तक। बिल्कुल झेलम और वुलर लेक का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जब पानी आ जाएगा तो हम उसको बड़े आसानी से फिर से पीर पंजाल के नीचे सुरंग बनाकर हम उसको ला सकते हैं चेनाब तक। बिल्कुल। और चेनाब से उस पानी को हम फिर सुरंग बनाकर पहाड़ के नीचे से ला सकते हैं रावी नदी तक, सतलुज तक, जहां से कि नहरों के द्वारा वो चला जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। मतलब पानी की समस्या हरियाणा की खत्म कर सकते हैं बड़े आराम से अगर ये तमाम चीजें। जी हाँ, आप देखिए अगर जो प्लान भारत सरकार अगर ऐसे कर लेगी, इसमें खर्चा आएगा करीबन एक एक सुरंग बनाने में करीबन 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। 5 सुरंग 50,000 करोड़ रुपया, टाइम फ्रेम 5 से 10 साल लगेगा। बिल्कुल। तो इसके बीच में बाद में आप देखेंगे कि हरियाणा के किसान जो है पंजाब के किसानों से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि और पानी मत भेजो। ये बहुत बढ़िया एंगल आपने बताया कि हरियाणा के किसान जो है बोलेंगे पंजाब के किसानों से आपको और पानी भेजने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चक्रपाणी जी, युद्ध किस ओर बढ़ रहा है अगर आप इसको देखें? जितना सन्नाटा है और कहते हैं कि भाई तूफान से पहले सन्नाटा ही होता है, सुनाई लगता है कि भाई कुछ आगे होने वाला नहीं है, लेकिन भारत इतना शांत बैठा है, विश्व परेशान है, विश्व भारत के दुश्मन है परेशान है। और अब बात मैं करूं अजरबैजान की, तुर्की की, तो उनको तो उल्टी मार पड़ रही है। आर्मेनिया की तरफ से वहां ईरान चला गया, ईरान के रक्षा मंत्री चले गए आर्मेनिया में, वहां जाके उनके साथ वहां पर उन्होंने दिखा दिया। लेकिन ये कितना कुछ हो रहा है और भारत जितना कामली एकदम कंपोज्ड बड़ी शांति से बैठा हुआ है, जैसे कोई शेर आराम से बैठा है और अपने शिकार को आराम से देख रहा है। कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा आपको? देखिए वो तो होना ही है, क्योंकि हम जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं हमें मालूम है क्या होने वाला है और बाकियों को लगता है कि अब क्या होगा। अब जहां तक देवनाथ जी ने कहा है, 2 चीजों के ऊपर मैं जरा एक्स्ट्रा बता देता हूं। जो सतलज से लेके जमुना तक कनाल बननी थी वो 85% कंप्लीट है। इसका 15% जो बचा है वो बेसिकली पंजाब के अंदर है। ठीक, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिर अब जो देवनाथ ने कहा है वो बिल्कुल सही होने वाला है। और ना ही सिर्फ हरियाणा के फार्मर कहेंगे, पंजाब के फार्मर बड़े खुश होंगे, क्योंकि पंजाब में ये मत बोलिए सॉइल में सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, वहां पे भी वाटर टेबल जो है बहुत नीचे गिर गई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चल रहा है वहां पे। तो एक तो ये विषय है। हाँ। दूसरा उसमें चक्रपाणी जी वाटर टेबल डाउन होता है, मुझे लगता है फ्लड इरिगेशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें, फ्लड इरिगेशन की और चावल की खेती। यहाँ पर एक क्विक शॉर्ट कमेंट चक्रपाणी जी आपका, फिर लास्ट के 1-2 मिनट बाकी। हाँ ओके, एक वेरी शॉर्ट क्विकली। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में जो पानी आता है वो सिर्फ चीन से नहीं आ रहा है, काफी सारा पानी तो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। अच्छा। और ये मत बोलिए अरुणाचल में हम एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं, ये काम शुरू हो चुका है और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बिल्कुल। और जब ये हो जाएगा तो चीन के पास जो हथियार है, जो वाटर बम का हथियार है, वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे अंदर वो क्षमता है। वो हो जाएगा तो फिर चीन से भी, क्योंकि मैं हर एंगल से सोचने का प्रयास करता हूं। माथुर साहब, आपका विश्लेषण, अब इसको आगे और कैसे ले जाया जाना चाहिए अपने आसपास के इलाके को भांपते हुए? न्यूक्लियर थ्रेट जो धमकी है, क्या उसको अभी भी सीरियसली लिया जाना चाहिए? पाकिस्तान भी तो बैठा है कुछ ना कुछ करने के लिए।
नहीं शिवम, ये न्यूक्लियर जो ब्लफ है पाकिस्तान का, वो मेरे ख्याल से फुल एंड फाइनल खत्म हो चुका है। उनको बहुत जबरदस्त आघात लग चुका है और उसका क्या एक्चुअल इफेक्ट हुआ है वो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक इस ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा टेक अवे, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे यही रहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइबर रेटलिंग जो है वो लगभग हमेशा के लिए शांत हो गई है। उस दिन के बाद से 10 मई के बाद से आज तक किसी पाकिस्तान के लीडर ने या सैनिक ने नहीं कहा कि हमारे पास वो पाव किलो के बॉम्ब्स हैं। वो पाव किलो के बॉम्ब्स हो गए, खत्म हो गए। तो एक तो ये बात है और दूसरी बात बस इतना ही पानी का है। इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सभी का करना चाहूंगा। चक्रपाणी जी, माथुर साहब, देवनाथ जी, श्रीवास्तव साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।